हेलो स्टूडेंट, आज के दिन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तृतीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग एक देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण, जिसे कि हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बच्चों ये समझना बहुत आवश्यक होता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तो आज आप देखते हैं कि हर देश दूसरे देश के साथ कनेक्टेड है, दूसरे देश के साथ संपर्क में है, और आज एक देश दूसरे देश पर निर्भर भी करता है। फिर वो निर्भरता चाहे वस्तुओं की हो, सेवाओं की हो या विचारों की हो, आज हर कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंड करती है। और इसी जो डिपेंडेंसी है या इसी निर्भरता को जो है हम वैश्वीकरण के नाम से जान सकते हैं। आज से हजारों साल पहले जो है लोग एक देश से दूसरे देश यात्राएं करते थे, और वे अपने साथ साथ जो होता है लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, जानकारियाँ जाती थी, वस्तुएं जाती थी, और इनका अपना एक लंबा इतिहास रहा है। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आइए बच्चों, आज हम इसे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि हम वैश्वीकरण किसे कह सकते हैं। आज हम एक उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं हमारी कंट्री इंडिया है, और आज जो होता है इंडिया में हमें पूरा एक खुला बाज़ार मिलता है, एक ओपन मार्केट है। तो हम वहाँ पे आसानी से कोई भी चीज़ जो है उसका आयात और निर्यात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता है कि आज हम भारत में रहते हुए आईफोन को यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि जो आईफोन है वो एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है, लेकिन इंडिया में, भारत में भी उसके जितने भी जो प्रोडक्ट है वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये किस वजह से जो है ये हमें मिल पा रहे हैं यहाँ पर भारत में, वो है वैश्वीकरण के कारण। आज बच्चों आप जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइट ऐप है जिनको आप जानते होंगे। तो आज जो है हम आसानी से यहाँ से कुछ भी चीज़ें जो हमें पसंद आती है वो हम भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर की भी जो है वो चीज़ें आसानी से हम लोग मंगवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तु, सेवाओं, विचारों, इन सब का जो आदान प्रदान होता है उसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। जब हम यहाँ पर आपको एक मैं बात बताना चाहूँगी कि जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आम तौर पर हम एक ऐसे आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। तो ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण जो है वो आज या आज से कुछ साल पहले जो है वो हमारे सामने आया है। इनका अपना एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते लोग, पूंजी और बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। तो ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि आज या आज से कुछ साल पहले ही हम ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण को जानते हैं, नहीं, इनका एक बहुत लंबा इतिहास है। काम की तलाश में, व्यापार के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे हैं, काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते रहे हैं। इसके अलावा जो है वो पूंजी को प्राप्त करने के लिए, और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते हैं, और इनका अपना एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। आज हम देखते हैं कि हर कंट्री जो है वो आपस में कनेक्टेड है, आपस में संपर्क में है, चाहे वो आज लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज ही से जो है वो कनेक्टेड है। इनका भी अपना एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, चाहे वह एशिया में रहने वाला मानव समाज हो, अफ्रीका में रहने वाला मानव समाज हो, यूरोप में रहने वाला मानव समाज हो। इन सारे ही मानव समाज जो है वो प्रारंभ में, मतलब इनका भी अपना एक इतिहास था, और ये बहुत प्रारंभ से ही एक दूसरे के
संपर्क में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ अगर संपर्क में है तो वो अभी ही नहीं है, बल्कि बहुत सालों पहले से। इसीलिए बच्चों, जब हम इतिहास जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी चीज़ें हैं जिसे हमें लगता है कि शायद वो अभी अभी हमने देखी है, लेकिन वो बहुत जो होता है इतिहास में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि उनका अपना लंबा एक इतिहास था। तो इसी प्रकार से जो मानव समाज थे वो आज ही नहीं बल्कि बहुत समय पहले से भी आपस में जुड़े हुए थे। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि वो किस तरीके से जुड़े हुए थे। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थज्ञानी अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। तो प्राचीन काल से ही अगर हम इतिहास में देखें तो जो यात्री थे वो नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो है वह यात्राएं करते थे। आपको याद होगा कि किस तरीके से 15वीं शताब्दी में जो है दो यात्रियों ने एक नए समुद्रिक मार्ग के द्वारा जो है दो स्थलों की खोज की थी, एक नए समुद्रिक मार्ग की खोज की थी, और वो दो जो जगह थी वो थी अमेरिका और भारत। 1492 में कोलंबस ने जो है वो समुद्री मार्ग से होते हुए जो है अमेरिका पहुंचे थे और इस प्रकार उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। और 1498 में वास्को डी गामा जो है वो समुद्री मार्ग से होते हुए कालीकट पहुंचे थे और उन्होंने भारत की खोज की थी। तो आप देखिए कि लोग जो होता है जब यात्री थे वे जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए यात्राएं करते थे और 15वीं शताब्दी में तो दो नए स्थल मार्गों के द्वारा जो है दो देशों को ही खोजा गया था। व्यापारी जो होते थे वो व्यापार करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, पूंजी कमाने के लिए एक देश से दूसरे देश में यात्राएं करते थे। जो पुजारी होते थे वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए जो है वो यात्राएं करते थे। इसके अलावा जो है वो तीर्थ यात्री होते थे, धर्म उपदेशक होते थे। तो ये लोग जो है वो अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी यात्राएं करते थे और अपने जो धार्मिक स्थल थे उन्हें भ्रमण करने या उन्हें घूमने के लिए भी जो है वो यात्राएं करते थे। आप जानते होंगे कितने जो है वो बौद्ध लोग जो है और जो चाइना से लोग जो है वो भारत आते थे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है बहुत ज़्यादा बौद्ध जो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म जो होता है वो बहुत व्यापक स्तर पर भारत में फैला हुआ था। तो वहाँ पे जो होता है वो उन लोग जो है भारत के बहुत सारे जो है जो बौद्ध धार्मिक स्थल थे वहाँ पे घूमने के लिए भी आते थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते थे जिन्हें अपने देश में कुछ सज़ा मिली होती थी, तो वो उस उत्पीड़न और वो यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए भी दूसरे देश जो है वो चले जाते थे, वहाँ यात्राएं करते थे। अब जब लोग एक देश से दूसरे देश में यात्राएं करते हैं तो ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे। तो देखिए, जब लोग एक देश से दूसरे देश में यात्राएं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल सारी अच्छी चीज़ें ही जो है वो एक देश से दूसरे देश में जाती है, या केवल हम इसका सकारात्मक पक्ष ही नहीं देख सकते, बल्कि इसका एक नकारात्मक पक्ष भी था। क्योंकि जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेके जाते हैं, जैसे पैसा हो गया, मूल्य हो गई, मान्यताएँ हो गई, कौशल हो गया, विचार हो गया, आविष्कार हो गया, और यहाँ तक कि वो कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे थे। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है आप सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। तो आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हम वैश्वीकरण की बात करते हैं वो केवल आज ही से है, बल्कि इसका कितना लंबा इतिहास है। आप देखिए कि आज से 5000 वर्ष पहले भी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो समुद्री जो है मार्गों से किससे जुड़े हुए थे, पश्चिम एशिया जो है, जो जिसे हम वर्तमान पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं, जो कि सिंधु घाटी के समय जो है इन लोग का व्यापार होता था मेसोपोटामिया और सुमेरियन के साथ।
तो जो सुमेरियन और मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उनके साथ जो है सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार होता था, समुद्री तटों के द्वारा जो है ये आपस में जुड़े हुए थे, और ये दोनों ही जो क्षेत्र है वो आज जो है पश्चिम एशिया के अंतर्गत आते थे। तो आप देखिए कि आज नहीं बल्कि आज से इतने हजार साल पहले भी जो है वो लोग जो है आपस में कनेक्टेड थे, आपस में जुड़े हुए थे। हजार साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, तो आज ही नहीं बल्कि आज से हजारों साल पहले जो मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली जो कौड़ियाँ थी, कौड़ियों को आप शी शेल के नाम से भी जानते होंगे, उन्हें एज ए करेंसी या पैसे के रूप में या मुद्रा के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता था, और चीन और पूर्वी अफ्रीका तक जो है ये पहुंचती थी। तो देखिए मालदीव का भी जो है आज से हजारों साल पहले जो है वो किससे कनेक्ट थी, किससे संपर्क में थे मालदीव के लोग जो है, चाइना के साथ, और नॉर्थ अफ्रीका या पूर्वी अफ्रीका के साथ भी जो होता है उनका व्यापार था, और वो उनके साथ जो है वो कनेक्टेड थे। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों की, जब लोग एक देश से दूसरे देश में यात्राएं करते हैं तो केवल वो अपने साथ सकारात्मक चीज़ों को लेके ही नहीं चलते, बल्कि बहुत सारी जो है नकारात्मक चीज़ें भी उनके साथ साथ चलती है। तो जब लोग एक देश से दूसरे देश में गए तो वो अपने साथ बहुत सारे जो होता है कौशल, हुनर, मान्यताएं, ये सब तो साथ में लेके चले ही चले, लेकिन इसके साथ वो बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं भी जो है वो साथ में लेकर चले। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का भी इतिहास भी जो है 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है, और यह 7वीं सदी से जो है हमें देखने को मिलता है, और 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ रूप से देखा जा सकता है। तो ये जो कीटाणु वगैरह भी जो है, बीमारियां भी जो है वो लोगों के साथ एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करती रही, और 7वीं सेंचुरी में जो होता है इससे हमने नोटिस करना प्रारंभ हुआ कि हाँ ये साथ साथ जो होता है ये भी चल रही है, और 13वीं सेंचुरी या 13वीं सदी के बाद इसके हमें पुख्ता सबूत भी मिलना प्रारंभ हो गए। अब हम बात करेंगे रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है? देखिए रेशम मार्ग या सिल्क रूट जो होता है उसका इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस मार्ग ने विश्व को आपस में जोड़ने का कार्य किया था। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्ग के रूप में ही दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, जिसे कि हम सिल्क कहते हैं, का कितना महत्व था। लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि इसका सबसे पहले आपको ये चीज़ लगेगा कि इसका नाम सिल्क मार्ग क्यों पड़ा। अगर इसका नाम सिल्क मार्ग है तो क्या यहाँ से इस रास्ते से केवल सिल्क ही जाता था? नहीं, इसका नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा था क्योंकि चाइना से जो सिल्क अन्य यूरोपियन कंट्री को और पूर्वी अफ्रीका को जाता था, उसकी मांग इतनी ज़्यादा थी अन्य देशों में, अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में चाइना के सिल्क की इतनी ज़्यादा मांग थी, और वो इतनी बढ़िया किस्म का था कि इसकी वजह से ये विश्व प्रसिद्ध हो गया था। इसीलिए इस मार्ग का नाम जो है वो सिल्क रूट पड़ा था। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूंगी बच्चों कि यहाँ से केवल सिल्क जो है वो नहीं जाता था, बल्कि और बहुत सारी वस्तुएं भी जो है इसी मार्ग से एक देश से दूसरे देश में जाती थी, जिसको कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देखें कि सिल्क मार्ग जो होता है इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो सिल्क था उसकी डिमांड यूरोप में और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा थी, इस चाइनीज सिल्क की मांग, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था और ये विश्व प्रसिद्ध था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया। जो हिस्टोरियन थे उन्होंने ये बताया कि यह सिल्क रूट जो होता है वह किन किन मार्गों से होकर जाता था। तो ज़मीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक उदाहरण है कि जिस प्रकार से जो है ये नीली लाइन जो आपको दिख रही है, ये सिल्क रूट जो होता है वो समुद्र मार्गों के द्वारा है, और जो रेड आपको लाइन दिख रही है ये आपके स्थल मार्गों के द्वारा है। मतलब ये जो सिल्क रूट जो था वो दो मार्गों के द्वारा था। एक तो जो होता है समुद्री मार्ग से होकर भी व्यापार जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता था,
और स्थल मार्ग भी जो है इसके लिए थे। और इसके कारण जो होता है वो एशिया, न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य किया था इस रूट ने, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ने का कार्य किया था, इसलिए इसका बहुत महत्व है। और बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि चाइना आज फिर से जो है इसी सिल्क रूट को डेवलप करने की मांग कर रहा है। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। अगर हम सिल्क रूट की बात करते हैं तो आप ये याद रखना बच्चों कि ये लगभग जो होता है 114 बीसी, मतलब 114 ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी तक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। इसी रास्ते से होकर बहुत सारी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, क्रय विक्रय होता था। इसी रास्ते से जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से केवल सिल्क ही नहीं जाता था बल्कि और बहुत सारी वस्तुएं जाती थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से चीनी पॉटरी जाती थी। इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े जाते थे और भारतीय मसाले, जिनकी केवल आज ही जो है ये प्रसिद्ध नहीं है बल्कि उस समय भी जो है विश्व प्रसिद्ध थे। तो ये सारे ही चीज़ें जो है वह दुनिया के दूसरे भागों में पहुँचती थी। किसके द्वारा? इसी सिल्क रूट या रेशम मार्ग के द्वारा। अब अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ का क्रय विक्रय करते हैं, तो अगर हमें कोई चीज़ जो है अगर हम उसे बेचते हैं तो उसके बदले जो है हमें कुछ वस्तुएं भी मिलेंगी। तो भारत और चाइना से अगर मसाले जा रहे हैं, पॉटरी जा रही है, कपड़े जा रहे हैं, सिल्क जा रहा है, तो इसके बदले में क्या मिल रहा है? इसके बदले में मिल रहा है सोने और चांदी जैसी कीमती धातुएं जो है वो यूरोप से कहाँ आ रही है? एशिया में आ रही है। तो बच्चों, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोचिए उस वक्त अगर हम 15वीं शताब्दी तक बात करते हैं तो भारत, चाइना, ये सब कितने समृद्धशाली जो है वो राष्ट्र थे। क्योंकि अगर हम यहाँ से मसाले, कपड़े और पॉटरी या सिल्क भेज रहे हैं और उसके बदले में अगर उस देश को सोना और चांदी जैसी जो है कीमती अगर धातुएं प्राप्त हो रही है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था कितनी ज़्यादा जो है वह समृद्ध होगी। हाँ, यद्यपि बाद में ऐसे कुछ कारण हुए थे जिसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमिक का फ्लो जो है वो वेस्टर्न कंट्री की तरफ हो गया था। देखिए बच्चों, जब व्यापार, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जब व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो केवल व्यापार नहीं चलता है बल्कि व्यापार और संस्कृति दोनों साथ साथ चलती हैं। और व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो इसी जो है व्यापार तो एक स्थान से दूसरे स्थान हो रहा है और इसी के द्वारा जो है, इसी रूट के माध्यम से जो होता है, अगर हम देखें तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो रहा है। और सांस्कृतिक आदान प्रदान का ही एक उदाहरण था जिस पर चलते हुए जो है शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही जो है इसी मार्ग से एशिया में आते रहे होंगे। तो ये सिल्क रूट जो होता है केवल व्यापार नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी मुख्य माध्यम था। तो यहीं से जो है जो ईसाई मिशनरी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो भी जो है इसी मार्ग से एशिया में आए। और कुछ सदी के बाद जो है जो मुस्लिम धर्म उपदेशक हुए थे वो भी इसी रास्ते से जो है दुनिया में फैले थे। और इससे भी बहुत साल पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैला था। इसी मार्ग से होते हुए बौद्ध धर्म जो है वो कोरिया, जापान, श्रीलंका, चाइना, इन सभी जो है देशों में फैला था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो बच्चों, सबसे पहले हमने देखा कि वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण से हम क्या समझते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सिल्क रूट क्या है, सिल्क रूट का नाम या रेशम मार्ग का नाम सिल्क रूट ही क्यों पड़ा, इसका क्या कारण था, इस पे भी हमने प्रकाश डाला। और इसके बाद हमने देखा कि केवल व्यापार ही नहीं बल्कि इस माध्यम से जो है संस्कृति जो है उसका भी आदान प्रदान हुआ था। आज मैं एक निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है वो केवल आज नहीं बल्कि आज से हजारों साल पहले भी विद्यमान था।